हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था कि किस तरह फ्रांस में मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बनता है फ्रांस। और फिर रिपब्लिक जब बनता है तो जैकोबिन क्लब के अंदर में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के शासन में रीजन ऑफ टेरर बन जाता है और फिर रिपब्लिक को भी हटा करके एक 5 मेंबर की डायरेक्टरी रखी जाती है जो कि फ्रांस को रूल करेगी। लेकिन ये भी क्या थी, इलेक्टेड बॉडी थी। ठीक है, तो अब आज जो हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन। क्या महिलाओं का भी कोई रिवॉल्यूशन हुआ था उनके हक के लिए। इसे बेहतरी से समझने के लिए हम लोग इसके रीज़न को मतलब फ्रांस के वुमेन्स के कंडीशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है बिफोर रिवॉल्यूशन और दूसरा पार्ट है आफ्टर रिवॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था। ठीक है, तो बिफोर रिवॉल्यूशन वुमेन्स की क्या कंडीशन रहती है वहाँ की कि जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स रहती है, जो थर्ड स्टेट्स की महिलाएं रहती है, तो थर्ड स्टेट की महिलाओं के साथ क्या होता है कि पहला बात तो रहता है कि नो एक्सेस टू एजुकेशन, नो एक्सेस टू एजुकेशन, पढ़ाई तक उनका कोई भी पहुंच नहीं रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही थर्ड स्टेट की जितने भी लेडीज़ रहती हैं, वुमेन्स रहती हैं मैक्सिमम, उन सभी के पास कोई ना कोई काम रहता है। जैसे कि कोई कहता है फ्लावर बेच रही है, कोई फ्रूट बेच रही है। ठीक है, किसी का वेजिटेबल का शॉप है, तो छोटा मोटा काम, या कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा काम जो है थर्ड स्टेट की महिलाएं कर रही होती हैं। लेकिन इसके साथ उनके पास एक बहुत ख़राब कंडीशन ये रहता है कि उनकी जो वेजेस रहती है वो मैन के तुलना में बहुत ही कम रहता है। ठीक है, और नो एक्सेस टू एजुकेशन है, ये तो आप जान ही गए हैं। तो ये सब कंडीशन जो भी है ये किसके साथ है? थर्ड स्टेट की महिलाएं के साथ है। लेकिन क्लर्जी और नोबिलिटी की जो महिलाएं थी उनके साथ भी कोई खास एडवांटेज नहीं था। उनके साथ भी क्या था कि उनके पास बस यही एक चीज़ ज़्यादा थी कि उनके पास एक्सेस टू एजुकेशन था, एक्सेस टू एजुकेशन था। बट इसमें भी क्या था कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद क्या होता था, उनका शादी करा दिया जाता था। ठीक है, तो उनके माँ बाप जो थे, उनके पेरेंट्स जो थे, उसका मैरिज करवा दिया करते थे क्लर्जी और नॉमिलिटी के केस में। और थर्ड स्टेट के केस में क्या था कि एजुकेशन का एक्सेस तो नहीं था लेकिन बहुत कुछ काम करने की उन्हें आज़ादी थी। ठीक है, अब आफ्टर रिवॉल्यूशन क्या होता है कि जो 1789 का रिवॉल्यूशन होता है और उसके बाद 1791 में जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है तो क्या होता है कि ये वहाँ के सिटीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला एक्टिव सिटीजन, दूसरा पैसिव सिटीजन। तो जो भी महिलाएं रहती है, वुमेन्स रहती है, उनको किस में डाल दिया जाता है? पैसिव सिटीजन में डाल दिया जाता है। यानी कि उनकी जो वोटिंग राइट रहती है वो उनके पास नहीं रहता है, असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं रहता है, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में उनका पोस्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो रिवॉल्यूशन होता है, अगर आपको ठीक से याद हो तो रिवॉल्यूशन को लीड करने में मैन और वुमेन दोनों का योगदान था। ठीक है, और वुमेन का योगदान इस केस में आप ज़्यादा कह सकते हैं क्योंकि फ्रांस जो एक बहुत लंबे युद्ध में व्यस्त था, तो बहुत लंबे युद्ध में व्यस्त होने के बाद क्या था कि फ्रांस में विडोज़ की संख्या बढ़ गई थी। ठीक है, और इन विडोज़ पर क्या था कि उनके पूरे के पूरे फैमिली का जो भार था वो किन के ऊपर था? इन्हीं महिलाओं के ऊपर था। तो उन्हें अपने परिवार को भी चलाना है, उन्हें सबका अपने बच्चों की पढ़ाई देखना है, सब करना, और साथ साथ काम भी करना है। और वो बढ़ चढ़ कर आगे आकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करती है। पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जब रिजल्ट आता है तो उसमें उन लोगों को कोई भी राइट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इनसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो लोग डिसअपॉइंटेड हो जाती है जिसके बाद फ्रांस में लगभग 60 वुमेन्स क्लब उभर के आते हैं। ठीक है, तो ये 60 वुमेन्स क्लब जो है इन सभी में
की कॉमन डिमांड रहती है। क्या कॉमन डिमांड रहती है कि सबसे पहला क्या चीज रहता है, सेम पॉलिटिकल राइट या इक्वल पॉलिटिकल राइट कह लीजिए, सेम पॉलिटिकल राइट या इक्वल पॉलिटिकल राइट कह लीजिए, कि किनके बराबर, मैन के बराबर। ठीक है, फिर क्या, राइट टू वोट होना चाहिए उनके पास, असेंबली में उनके पास क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उनमें उन लोगों को पोस्ट मिलना चाहिए। तो इन सब का जो कॉमन डिमांड रहता है यही रहता है। इसमें सबसे फेमस जो क्लब रहता है, जैसे उस केस में जैकोबिन क्लब था, इनके केस में जो सबसे फेमस क्लब रहता है वो क्या रहता है, दी सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन रहता है। ठीक है, तो इन ये सभी जो है क्या करती है कि फिर से आवाज़ बुलंद करती है वुमेन्स के राइट के लिए, और धीरे धीरे फ्रांस जो है कुछ कुछ काम करता है वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्ट के लिए। तो सबसे पहला काम जो वो लोग करता है वो ये करता है कि स्कूलिंग को कंपलसरी बना देता है। फिर क्या करते हैं वो लोग कि जो मैरिज उनके विल के अगेंस्ट हो रहा है उनको इलीगल घोषित कर देते हैं, यानी कि किसी भी महिला के साथ जबरन शादी का दबाव नहीं बनाया जा सकता है उनके इच्छा के विरुद्ध। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट का चेंज क्या होता है कि मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर दिया जाता है, जिससे कि जो डाइवोर्स होता है वो एक लीगल मैटर बन जाता है। तो जितने भी क्लब्स रहते हैं उनके स्ट्रगल से क्या रिजल्ट आता है कि स्कूलिंग कंपलसरी हो जाती है, जो उनके इच्छा के विरुद्ध मैरिज शादी करवाना जो है वो भी इलीगल हो जाता है, और डाइवोर्स जो है एक लीगल लॉ बन जाता है। पर इसमें भी क्या होता है, जब रीजन ऑफ टेरर आता है जो कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का शासन रहता है, जिस पर भी आपको पता है कि उसे जिस पर भी शक होता था कि ये रिपब्लिकन विचारधारा के, रिपब्लिकन फिलॉसफी के खिलाफ जा रहा है, तो वो उसे अरेस्ट करवा लेता था और फांसी पर चढ़ा देता था, गिलोटिन पर चढ़ा देता था। तो जितनी महिलाएं रहती है जो कि वुमेन्स राइट के लिए काम कर रही होती है, उन सबों को इसका भी मार झेलना पड़ता है। वो महिलाओं के जितने भी क्लब रहता है उनको बंद करा देता है, और बहुत से जो लीडर्स रहती है वुमेन लीडर्स, उन सबों को अरेस्ट भी करवाता है और एग्जीक्यूट भी करा देता है, उन्हें फांसी पर भी चढ़ा देता है। और इसमें जो सबसे फेमस नाम रहता है वो रहता ओलिम्पे डी गूज का। ठीक है, ये इसलिए फेमस रहती है कि जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है तो आपको याद है कि उसमें क्या रहता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन रहता है। तो जो ओलिम्पे डी गूज रहती है वो एक अपना पैम्पलेट, अपना विचारधारा छापती है कि जो फ्रांस है उसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैन के इक्वल राइट की डिमांड करने वाली बहुत ही प्रखर महिला रहती है, जिसको कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के आतंक का शिकार होना पड़ता है। इन्हें भी अरेस्ट किया जाता है और 1793 में इन पे भी देशद्रोह का मुकदमा चलता है और इनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि अभी इसी में अंत नहीं होता है। जो फ्रांस का वुमेन्स मूवमेंट रहता है उनके वोटिंग राइट के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, वो करीब नेक्स्ट 2 सेंचुरी तक चलता है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को इंस्पायर करता है कि वो भी अपने कंट्री में वुमेन्स को इक्वल राइट दे। और इसका रिजल्ट ये होता है कि 1946 में फ्रांस में मैन और वुमेन का इक्वल राइट कंप्लीटली इस्टेब्लिश होता है, उन्हें भी वोटिंग राइट मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा संघर्ष चलता है। इस संघर्ष में जो इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट रहता है, अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन, वो भी बहुत सपोर्ट करता है। तो आप सोचिए कि 1789 में मूवमेंट शुरू होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और 1946 में आकर असल में महिलाओं को उनका अधिकार मिलता है। तो ये मेन रीज़न था इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि महिलाओं का भी जो अधिकार है उन्हें आसानी से नहीं मिला है, उन्होंने भी इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी है और किस तरह नेपोलियन राइज करता है उसके बारे में, फिर यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।